स्वतंत्र भारत और वर्तमान स्थिति। आज लखनऊ प्रेस क्लब में तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं और राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्र भारत और वर्तमान स्थिति विषय पर एक संगोष्ठी और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें भारत के कई राज्यों मणिपुर, उत्तराखंड और हरियाणा में हो रही हिंसा और महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार तथा अल्पसंख्यकों और दलितों व आदिवासी समाज के विरुद्ध बढ़ रही घटनाओं पर चिंता व्यक्त करी गई और मौजूदा हालात में इनसे संवैधानिक तरीके से निपटने पर भी चर्चा हुई। आयोजन में मौलाना अली हुसैन, प्रबुद्ध सभा के अध्यक्ष दीपक मिश्रा, डॉक्टर DK यादव, पूर्व राज्य मंत्री सरदार हरपाल सिंह जग्गी, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल, राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के अध्यक्ष PC कुरील, अधिवक्ता खालिद इस्लाम, मौलाना मुस्तफ़ा मदनी आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। संगोष्ठी की अध्यक्षता शराबबंदी संघर्ष समिति व पीस एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष मुर्तज़ा अली ने करी। वह कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर डॉक्टर रुवैदा खान ने किया तथा स्वागत अभिभाषण हाजी फ़हीम सिद्दीकी ने पढ़ा। शहरनामा लखनऊ के लिए लखनऊ से मिर्जा इशरत बेग की रिपोर्ट। अल्लाह नूर पाया, उस अव्वल का, उस अल्लाह का, उस श्रेष्ठ उसका नूर है, उसी से सब लोग पैदा हुए हैं। कोई बुरा नहीं, कोई मंदा नहीं। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में दर्ज वाणी भक्त कबीर दास जी, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ना केवल 6 गुरुओं की वाणी दर्ज है, बल्कि 12 भक्तों की वाणी, 15 भक्तों की वाणी दर्ज है, जो इस बात की ताकीद करता है कि भगवान खाली एक धर्म में नहीं बसता, वो सब में बसता है। वो एक जात में नहीं तो सारी जातों में। कुरान के अंदर भी यही मैसेज दिया गया। असल में लोग हुकूमत को ही बोलते रहते हैं, हुकूमत नहीं, जिस स्ट्रेटेजी पे काम हो रहा है उस स्ट्रेटेजी का मकसद सबसे बड़ा ये है कि मुसलमान, दलित, सिख, ईसाई और जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको दबाया जाए और कुचला जाए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब जो है बाइख्तियार हो गए हैं, एक तरीके से जो आ गए हैं, मतलब एक तरीके से उस सीट के ऊपर जिसके वो हकदार नहीं थे, उसके अहल नहीं थे, तो उसका नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसको दुनियावी तौर पे भी और जो कानूनन तौर है उसके ऊपर भी उसको अपोज किया जाए। इस तरीके की कॉन्फ्रेंस करके, इस तरीके की बातें करके उनको कोई फर्क नहीं पड़ने का। हम लोगों को मुत्तहिद होना पड़ेगा, जो कुरान ने हमें हुक्म दिया। अल्लाह कह रहा है तमाम लोगों के बारे में कि वल तकुम मिनकुम उम्मा यदऊना इलल खैर, हमें खैर की दावत देनी होगी। और दूसरी जगह अल्लाह ने कुरान में कहा कि सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, वला तफर्रकू, फर्कों में मत बंटो। हमें तमाम लोगों को फ़िक़्ह परस्ती से हट करके और धर्म और जाति को छोड़ करके, और हमें क्या करना है कि अपनी सोच को बनाना है कि इस हिंदुस्तान के अंदर जो जुल्म और ज़ाती और जिस कदर बुराई को जो है समझा जा रहा है कि अच्छा कुछ लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो संस्थाएं, वो NGO काम कर रही हैं मौजूदा हुकूमत के लिए। ये मौजूदा हुकूमत भी बेकार थी और कांग्रेस भी बेकार है। कांग्रेस ने भी मुसलमानों के साथ जुल्म ज़्यादती की, दलितों के साथ, सिख और ईसाइयों के साथ। जो अगर देखा जाए दंगा हुआ सिख भाइयों के साथ, मैं दिल्ली से हूँ, मुझे जो किस्से सुनाए गए, जो आज ये हुआ है आपका मेवात के अंदर, क्या ये दिल्ली में नहीं हुआ हमारे सिख भाइयों के साथ? हमारे भाई बहने और हमारे बच्चों की सभी को बदस्ते अदब मैं सलाम करती हूँ। वैसे मेरा कोई इरादा नहीं था आप लोगों की तरफ मुखातिब होना, लेकिन आई तो मूड बन गया। और मैं ज़मीनी सतह पे काम करने वाली हूँ और यहाँ पर रिहाई मंच के हमारे ऑर्गेनाइज़र, उसके सदस्य, अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, जो मुस्तकिल हम लोगों की ज़मानतें करवाते हैं और हम लोगों के लिए लोगों की लड़ाई लड़ते हैं। मौजूदा वक्त के हालात हाजरा के ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए इस प्रोग्राम में, ऐसा आप लोगों की सोच है। तो सबसे पहले जो लोग सवाल कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या अब से पहले हमारे हिंदुस्तान में ऐसे लोग हुआ करते थे कि पड़ोसी खाना न खाए और पड़ोसी AC में सोता रहे, या पड़ोसी के बेटे को जिंदा जला दिया जाए और कोई सवाल न करे, या ट्रेन के अंदर 4 लोगों को मरवा दिया जाए और जनता सवाल न करे? क्यों आप खामोश हो गए हैं? क्यों आप दूसरों से ख्वाहिश रखते हैं? आप दूसरों से सवाल तलब हो, दूसरे हमारे बारे में सवाल उठाएं, दूसरे
करें। जनाब, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि हमारी, क्योंकि मैं बुरखे में हूँ, मैं अपनी बात करूंगी और मैं मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बात करती हूँ, जो सारी इंसानियत के मौला हैं। वो किसी धर्म, किसी मजहब, किसी एक इंसान के नहीं है। जब 313 थे, उन्होंने जालिमों पर अपनी फतह पाई, जो कि वो हक पर थे और उन्हें मालूम था कि जो सच होता है उसी की जीत होती है। जालिम कितना भी जुल्म कर ले, लेकिन एक बार उसको परास्त का मुंह देखना ही पड़ता है। वो मगलूब हो जाता है और हक उस पर गालिब हो जाता है। इसी तरीके से 72 जब करबला के मैदान में आए तो उन्होंने ये नहीं देखा कि यजीद का लश्कर लाखों में था, सैकड़ों में था, हजारों में था या कितनी तलवारें थी। लोगों ने अपनी तारीफें लिखी कि मैंने ऐसा तीर बनाया था, मैंने ऐसी तलवार बनाई थी। लेकिन वो 3 दिन के भूखे प्यासे जो 83 साल से लेकर 6 महीने तक के योद्धा उसमें मौजूद थे, उन्हें ये मालूम था कि मैं हक पर हूँ, मैं सच्चाई पर हूँ और एक दिन मेरा बोलबाला होगा। आज इमाम हुसैन को कोई एक मजहब नहीं, सारी दुनिया सलाम करती है, क्योंकि वो जुल्म के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे और उनका आंदोलन इतना कामयाब हुआ कि आज न सिर्फ मुसलमान, गैर मुस्लिम भी उनकी बात को मुहर्रम के महीने में जरूर रखते हैं। तो मैं बदस्ते अदब आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि एक जिम्मेदार ऑफिसर बैठ करके डिबेट में ये बात कहता है कि वो जहनी उसका तवाजुन ठीक नहीं है, इसलिए उसने 4 लोगों को मार दिया। आप उठिए, सवाल करिए, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, लोगों से, रिक्शे में, ट्रेन में, बस में पूछिए कितनों को मारेंगे, वो कितने मरेंगे। एक बचेगा तो फिर से हक बुलंद होगा। मरने से कौन डरता है? हक वाले शहादत देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और जालिम की तलवारों की जो धार है वो कुंद पड़ जाएगी अगर हक वाले निकल के एकजुट होकर, एक साथ होकर सामने निकल आएंगे। 19 दिसंबर को एक मार दिया गया, हमारे लोग बैठे रहे, उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। उसके बाद में एनआरसी में इतने मुकदमे लग गए लोगों पर। हमारे जो खाते पीते लोग हैं वो आराम से एसी में सोना चाहते हैं, अपनी लग्जरी लाइफ को वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनके यहाँ ईडी के छापे पड़ जाएंगे, उनके यहाँ तमाम सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जब भाई दूसरे का घर जलेगा, अब किसी की ताकत नहीं। 75 साल पहले हमारे पूर्वजों ने इस आजादी की लड़ाई की एक लहू बहाया था। उनके पूर्वजों ने नहीं बहाया था, उनके पूर्वज तो माफी मांग रहे थे और डर आप रहे हो, आप डर रहे हो। अरे हम हक की बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर सामाजिक संगठन डरने लग जाएंगे तो फिर कौन आगे आएगा जनता को आवाज देने के लिए? आपके मुंह में आवाज देने के लिए कौन आगे आएगा? तो अगर आप डरे हुए हो तो मैं कहूंगा अपने घर में रहें, क्योंकि यहाँ पे गुमराह ना करें जनता। क्योंकि आप डरे हुए हैं तो आपको कोई हक नहीं है कि आप यहाँ पे हमारे जो भाई बैठे हुए हैं, जो आजाद देश में बैठे हुए हैं, वो उनको डराने का उनको कोई हक नहीं। मुझे नहीं लगता आप सब डरे हुए हो। क्या आप डरे हुए हो? अगर आप डरे हुए होते तो आज इस हॉल में इकट्ठा होते। क्या ये संविधान विरुद्ध सभा हो रही है या संविधान के दायरे में सभा हो रही है? क्या ये कानूनी सभा नहीं है? प्रेस क्लब के अंदर हम बैठे हैं, हम एक कानूनी एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। क्या हम संविधान विरुद्ध कुछ काम करने के लिए इकट्ठा हुए? तो फिर किस चीज का डर है आप? अरे वो डराने की कोशिश करे तो आप सामने खड़े होकर उससे सवाल पूछिए ना। और ये हक आपको संविधान ने दिया है कि आप सवाल पूछिए। राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल हुई ना? हुई कि नहीं हुई? अगर संविधान ना होता तो सदस्यता बहाल होती क्या? अगर गलत होगा तो उसके लिए कोर्ट कचहरी है, उसके लिए समाज है, परंतु डरने की जरूरत नहीं है। अब अगर सामाजिक संगठनों का काम है समाज के अंदर काम करना, समाज की बेहतरी के लिए काम करना। अगर आप डरे हुए हो तो आप जाके समाज की बेहतरी के लिए सिर्फ काम करो, इसके अलावा आपको मंच पे आने की जरूरत नहीं है। मुझे दुख होता है कि हमारे साथ बौद्ध समाज से बैठे हुए हैं, इन्होंने विवेकानंद का नाम तक नहीं लिया। विवेकानंद का नाम लिए बिना आप कैसे एक परिकल्पना कर सकते हैं बौद्ध समाज की? मुझे दुख होता है कि आप गुमराह कर रहे हैं अपनी जनता को, अपने लोगों को गुमराह मत करिए। मैं राष्ट्रीय लोकदल से हूं, मुझे लगता है यहाँ पे लगभग बहुत लोग मुझे जानते हैं। यहाँ पे मैंने पीछे एक महिला की आवाज सुनी थी, उन्होंने शायद अपना कोई विरोध दर्ज किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा।
हम महिलाओं को हक नहीं देंगे क्या? भाई आज हमारे बीच में मुझे लगता है चंद महिला बैठी हैं, अगर हम गिन लें तो गिनती कर सकते हैं, पुरुषों की गिनती करने में हमें दिक्कत होगी। आज जरूरत है समाज को कि महिलाएं भी अपना हक लेने के लिए आगे आए। महिलाओं को भी उतना ही हक है जितना पुरुषों को हक है। पहली लाइन में महिलाओं को भी जगह देनी चाहिए। मुझे खुशी है कि आज इस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक महिला एंकरिंग कर रही है। मुझे इस चीज की खुशी है कि हम सब ये हक देने के लिए तैयार हैं महिलाओं को, तभी हमें इंसान कहलाने का हक। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि ये मौजूद भी बहुत संजीदा था, है भी, तो मैं चाहता हूं कि 10 मिनट और आप लोग बर्दाश्त कर लें। और ये हम सब से संबंधित है जो हम लोग बैठे हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि जो लोग फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं या आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं वो प्लीज थोड़ी देर बस 5 मिनट और सब्र कर लें। मंच पर भी जो लोग बैठे हुए हैं मैं अक्सर देखता रहता हूँ गुफ्तगू करते हैं, जबकि होना नहीं चाहिए कि कोई भी बोले, अगर वो यहाँ के बोलना तो उसकी भी उतनी रिस्पेक्ट होती है कि जो बहुत अच्छा बोल रहा है उसकी। तो मैं चाहता हूँ कि 5 मिनट आप लोग संजीदगी के साथ बात को सुने, जितनी संजीदगी के साथ आप लोगों ने अभी तक सुनते आए। मंच पर उपस्थित सभी मंचासी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये प्रेस जो वार्ता है इसमें आए हुए सभी पत्रकार भाई और हमारे बहनों, आज का जो हमारा मौजू था वो ये था कि जो हम आजाद हो गए हैं और आजाद होने के बाद भी जो स्थितियां, ये करंट सिचुएशन है, उस पर एक चर्चा करनी थी। और वो सिचुएशन कौन सी है? तमाम हमारे हमसे पहले बोलने वाले वक्ताओं ने अपने अपने स्तर से उसको रखी। और ऐसी क्या करंट सिचुएशन आ गई है कि हम और आप 2 घंटे से 2.5 घंटे हो गए या बैठे हुए हैं, उस पर क्या चर्चा हो रही है और क्या उसका निष्कर्ष निकलना चाहिए। मणिपुर के अंदर 3-4 महीने से लगातार दंगे हो रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार 150 से 200 के बीच चर्च जलाए जा रहे हैं। गांव का गांव जला दिया जा रहा, आदमी को जला दिया जा रहा, गाड़ियां जला दी जा रही हैं, महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है। क्या हो रहा है? ये बहुत संजीदगी मसला है। हमारे दीपक हमारे बड़े भाई के समान है और मैं जब इनको सुनता हूं तो मैं सुनता ही रहता हूं। मैं सोचता नहीं बोलते ही रहे, मैं सुनता रहूं। आपका इतना ज्यादा अनुभव है, इतना ज्यादा आप पढ़ते हैं और इतना अच्छा बोलते हैं, हम काफी कुछ सीखते भी हैं। आप मणिपुर गए, वहां के हालात, समय की कमी की वजह से उन्होंने पूरी तरह से बयान नहीं किया। वहां जो लोग गए और वहां के हालात देखा, हम लोगों ने तो सिर्फ वीडियो देखा और मैं उन कमजोर लोगों में से हूं जो उस वीडियो को भी नहीं देख पाता हूं। मैं एक झलक देखने के बाद उस वीडियो को आगे नहीं देख पाता। ये उनके साथ हो रहा है और इससे पहले बहुत से वक्ताओं ने कहा कि इससे पहले भी होता आया हो। मगर जिस दौर में हम हैं और जिस दौर के अंदर हमारी सलाहियत है, हम कुव्वत के साथ है इस दौर में, तो उस दौर की तो बात हम करेंगे। इससे पहले क्या हुआ था, किन लोगों पर जुल्म हुआ था, किन लोगों ने किया था, यह माजी का मसला है। जब हम इस वक्त है तो इस वक्त जो जुल्म हो रहा, हमारा क्या रोल प्ले हो रहा, हम क्या रोल अपना प्ले कर रहे हैं, हमें इस पर चर्चा करने की जरूरत है, इस पर सोचने की जरूरत है। बंता जी ने बड़ी खूबसूरती से अपनी बात रखी। हमारे प्रोफेसर सुलेमान साहब हैं, आप सियासी एतबार से आपने अपनी बात को रखी कि हम सियासी एतबार से इसका क्या हल निकालेंगे। हमारे पूर्व मंत्री हरपाल सिंह जग्गी साहब हैं, उन्होंने जो जहां से बात शुरू की उसकी गहराई को समझिए, क्योंकि बात वहीं से शुरू हो रही। धर्म का ही चोगा उड़ा जा रहा है और धर्म का चोगा एक ऐसा है कि आदमी कहता है, मैंने खुद सुना है, कहता है कि ठीक है 200 रुपए पेट्रोल हो जाए, 500 रुपए हो जाए, हम मुकाबला करेंगे उनसे। हमारे पास घर हो ना हो, गिरा दिए जाए, कोई बात नहीं, हम उन्हीं को चाहते। यहां तक अपनी कानों से सुना है। 2 लोग बात कर रहे थे, मैं वहीं से गुजर रहा था। एक लोग कह रहे थे कि सरकार ठीक काम नहीं कर रही है, दूसरा कह रहा है मुल्ला कम से कम ठीक हो गए कि नहीं ये बताओ।
क्या हो रहा है अग्रवाल साहब, क्या कर रहे हैं? तो ये मसला है। इस बात पर हम कुछ लोग खुशी मना रहे हैं कि कुछ लोग को ठीक किया जा रहा है और हम ठीक होना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि पिछली सरकारों ने बेलगाम छोड़ रखा था। हम ठीक होना चाहते हैं, हमें और ठीक करो, मगर जो तरीका अपनाया है वो तरीका नहीं। ट्रेन के अंदर आप बहस होती है, आपने उसको मार दिया, समझ में बात आ गई, खत्म हो गई कि भाई आपने गुस्से में आया, आपकी मानसिक स्थिति है, आपने अपने सीनियर से गुफ्तगू हो रही थी। सियासी गुफ्तगू में कभी कभी हाई टेंशन वाला आदमी, ब्लड प्रेशर का आदमी आपा खो देता है और एक दूसरे को मार, तो बात समझ में आ गई। मगर वही आदमी दूसरी तीसरी बोगी में जाकर दाढ़ी टोपी देख के मारता है, ये बात समझ नहीं है। ये बात कहां से आई? सोचने वाली बात यह है कि किस समाज और किस तरह से समाज की दिशा जा रही है, समाज हमारा किस तरफ जा रहा है। आज चर्चा इस पर करनी है। हमें उस समाज के निचले स्तर पर, वो किसी पार्टी का सपोर्टर हो सकता है, किसी पार्टी कोई बड़ा पदाधिकारी नहीं है, तो समाज का जो आम आदमी है उसके अंदर ऐसी इतनी गंदी मानसिकता कैसे हो गई है, इसको कैसे ठीक किया जाए, इसकी क्या तैयारी की जाए, चर्चा इस बात की है। और वो चर्चा होनी चाहिए, सिर्फ यहां नहीं होनी चाहिए, हर गली में, हर नुक्कड़ में, हर मोहल्ले में, हर शहर में, हर प्रदेश के हर जिले के अंदर और देश के कोने कोने में होनी चाहिए। और ये चर्चा अगर हम नहीं करेंगे, हम खामोश रहेंगे, तो उसने तो 3 को ही मारा है, हम पता नहीं कितनों को मार डालेंगे। हमारी खामोशी पता नहीं और कितनी लाशें बिछाएंगी, कितना मणिपुर होगा, कितना ट्रेन के हादसे होंगे, कितना मुनेर बनेगा, कितना नूह बनेगा, ये सोचने की जरूरत है। इसलिए खामोशी हर जगह बेहतर नहीं है, खामोशी हर जगह बेहतर नहीं है, खामोशी को हमें छोड़ना पड़ेगा। सरकार ने डर पैदा कर दिया है, एक नया सिस्टम लेके आई कि घर गिरा देंगे। आदमी सोचता है कि हम अभी कुछ करेंगे, घर ही गिरा देंगे। ये जुल्म का आखिरी इम्तिहान, इतना तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया। नया कानून ले आए हैं, गांवों के अंदर नक्शा पास नहीं, इसलिए घर गिरा देंगे। यह हमें सोचने की जरूरत है, यह समाज की लड़ाई लड़ने की जरूरत है। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि बोलने पर आएगा, आदमी बहुत बोलता है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि समाज का जब निचला इंसान है, आम आदमी है, उसकी जहनियत जो खराब हो रही है, उसमें हम क्या करें, उसकी जहनियत को कैसे ठीक किया जाए, इसकी क्या तैयारी होनी चाहिए। मेरे इस अपने से मैं जो मैंने सोचा है, जो मैंने समझा, उसमें मैंने कुछ चीजें जो किया है कि सबसे पहले इंसान को अपना मुआयना करना चाहिए व्यक्तिगत रूप से, और वो जिस भी धर्म को मानता है, जिस भी समाज को मानता हो, जिस तबके को मानता है, वो अपना मुआयना करे। क्या वो जो समाज में बोलता है, आम लोगों के बीच में बोलता है, जब सारे धर्मों के लोग बैठे हों, सारा तबके के लोग बैठे हों, जो बात वो बोलता है, क्या अकेले में अपने समाज के साथ बैठा तो वही बोलता है, कि वो भी वही सांप्रदायिक वाली भाषा बोलता है जब अपने समाज में बैठता है? ये बड़ा सवाल है। जब हम रोहित अग्रवाल जी के साथ बैठे हैं, दीपक मिश्रा जी के साथ, बलदेव जी के साथ बैठे हैं, प्रोफेसर सुलेमान साहब के साथ हैं, हरबाज सिंह जग्गी साहब के साथ सामने बैठे हैं, तो हम कहते हैं कि सभी धर्म बढ़िया है, सभी लोग अच्छे हैं। और जब अपने लोगों में जाते हैं तो कहते हैं कि बहुत गंदे, इनसे बच के। क्या ये बताइए, ये है हकीकत? ये ना कभी था, ना कभी हकीकत हो सकता। कितने भाई मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, 17 बार बंद किया गया हूँ, एनएसए भी लगाया गया है। जब जब भाजपा आई, भारत जलाओ पार्टी आई, तब तक आवाज़ में घुटन का माहौल पैदा हुआ। जो मैंने कहा वो देख रहे हैं आप, जावेद पंप हो इलाहाबाद का, हाजी वसी हो कानपुर का, या हमारा दिल्ली वाला वो जो पीएचडी किए हुए हमारा खालिद उमर, सारे लोग क्या किया है? कहीं हिंसा नहीं की, कहीं भाषण में हिंसा का नहीं दिया, सिर्फ आवाज़ उठाई। किसी ने सीए पे उठाया,
इलाहाबाद में भाषण कर दिया, किसी ने कानपुर में कर दिया, तो किसी ने अमरावती में कर दिया। यही तो किया। तो गला घोटा जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को कब्जे में लिया जा रहा है। लोकायुक्त, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ तक कि हाई कोर्ट्स में इन्फिल्ट्रेशन हो गया है। ये क्या वास्तविकता नहीं है? बड़ी जंग आज़ादी लड़नी पड़ेगी। पत्रकार भाइयों को भी, युवाओं को भी, छात्र छात्राओं को भी, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को। मैंने कहा ना, सेव इंडिया सेव कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो धारणा पैदा हुई है, ये धारणा है कि आइडिया ऑफ इंडिया को बचाना है तो वोकल होना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, भय निकालना पड़ेगा। जेल और काल कोठरी के डर से अगर हम बैठ जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमको कोसेंगी कि हमारे बड़ों ने समय रहते देश के सामने ये प्रश्न नहीं खड़ा किया था। इसी बात को बढ़ाने के लिए किया गया है। सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं, आप देख लिए, मैं पर्सनल बोर्ड का मेंबर हूँ। पर्सनल लॉ बोर्ड आज जो काम कर रहा है, सिख पर्सनल बोर्ड भी बनना पड़ा। सिख पर्सनल बोर्ड ने भी कहा कि देश की जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, उसको समाप्त करने की कोशिश हो रही है। इंडिया इज नोन फॉर इट्स माइनॉरिटीज। मैं भाई से एग्री नहीं करता। इंडिया में 2100 माइनॉरिटीज हैं। 2100 सोशल डिनोमिनेशन है भारत में, और जब सोशल डिनोमिनेशन खत्म होंगे तो भारत एक थियोलॉजिकल राष्ट्र बन जाएगा, जो कोशिश हो रही है। हम थियोलॉजिकल राष्ट्र नहीं बनने देंगे, हम संवैधानिक राष्ट्र चाहते हैं। नूहों की जो हिंसा हुई है उसमें देखा गया कि श्रद्धालु मंदिरों में भागकर छुपते हुए नजर आ रहा है, उसके बाद भी उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है। हमने नहीं देखा। हमने देखा कि नूह में बाकायदा हिंदू बच्चों को, नौजवानों को गुरुकुल में किस तरह बचाया गया, ये भी हमने देखा। हुआ होगा कहीं, मैंने देखा नहीं, हुआ होगा। आवाज वो निंदनीय है। आवाज जो किसी तरह का जुनून भड़का के लोग हमारे हैं। कहीं पे भी अगर हिंसा होगी, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो हरियाणा हो, या भाजपा शासित कोई भी राज्य हो जहाँ पे हिंसा होगी, या किसी और पार्टी का भी अगर राज्य है वहाँ पे हिंसा होगी, तो उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। आज एक नया माहौल बनाया गया है कि सवाल का जवाब देने की बजाय सवाल पूछा जाता है। हम मणिपुर पे सवाल पूछते हैं तो वो राजस्थान पे चले जाते हैं, हम हरियाणा पे सवाल पूछते हैं तो वो छत्तीसगढ़ पे चले जाते हैं। अगर महिला के साथ हिंसा राजस्थान में होगी तो हम उस पर भी सवाल उठाएंगे, अगर हिंसा छत्तीसगढ़ में होगी तो हम उस पर भी सवाल उठाएंगे। पर मणिपुर जैसी घटना मुझे नहीं लगता कि देश के अंदर कहीं और हो रही है। तो मणिपुर को बचाना है। मणिपुर हमारे देश का अभिन्न अंग है। मणिपुर के अंदर जिस तरीके की सियासत की जा रही है आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, वो सही नहीं है। देश के अंदर, समाज के अंदर एक इतनी बड़ी खाई पैदा करने की कोशिश की जा रही है जिसको पाट पाना शायद मुश्किल होता चला जा रहा है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये समाज के अंदर सौहार्द का माहौल बने, समाज के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा बने। हम हमेशा से एकजुट होते रहे हैं। हमने हमेशा देखा है जब भी कोई आपदा आती है तो समाज के अंदर धर्म से ऊपर उठ के मदद की जाती है। तो वैसे ही आज हमारे आपस में कोई मतभेद नहीं है, पर ये सियासत ये कोशिश कर रही है कि हमारे अंदर एक सामाजिक खाई को पैदा करे जिससे उनकी सियासत कुर्सी मजबूत हो सके। इसके विरुद्ध में आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बाकी अब चाहे वो ट्रेन का हादसा है, चाहे अभी जो हरियाणा के अंदर जितने भी हुए, चाहे वो किसी भी धर्म के द्वारा किए जा रहे हैं, ये एक प्लान बे में लोगों के दिमागी संतुलन को बिगाड़ दिया गया है। हमारा मकसद यही है कि लोगों का जो आम लोग हैं वो क्यों इसमें शामिल होते जा रहे हैं बड़ी तादाद में। भाई वो ट्रेन में जो मारने वाला व्यक्ति वो एक आम व्यक्ति है, वो किसी पार्टी कोई बड़ा लीडर नहीं है, कोई मंत्री नहीं है। तो ऐसे लोग क्यों ऐसे घटनाओं में शामिल हो रहे हैं, इनकी जहनियत क्यों इतनी खराब हो रही है, उस पर आज समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, समाज के जो समझदार लोग हैं, समाज को जोड़ने का जो काम करते हैं, सबको मिला के चलने का काम करते हैं, देश को आगे बढ़ाने की सोचते हैं, ऐसे लोगों के भी जाके उनको बात करनी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा। नहीं तो ये धीरे धीरे ये मामला बिगड़ता जाएगा और इसी तरह जब ये मामला बड़े पैमाने पर चलता है तो बड़े दंगे की शक्ल लेता है। तो मणिपुर की भी घटना जो हुई एक मामूली आरक्षण से शुरू हुई। अगर वहाँ के कुछ समझदार लोगों ने
कुछ ऐसी पहल की होती, बात की होती दूसरे समुदाय से, तो आज इतने घर ना चलते, इतनी बड़ी संपत्ति का नुकसान नहीं होता। आज हम जब इतने बड़े क्राइसिस में जूझ रहा, हर आदमी अब फीस देने में उसको मुश्किलें आ रही है, रोजी रोटी की मुश्किलें आ रही है, ऐसे टाइम में घर जलाए जा रहे हैं, ऐसे समय में गाड़ियां जलाई जा रही है, ऐसे समय लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, तो ये बहुत सोचने का विषय है। हम आप लोगों के माध्यम से और तमाम धर्म गुरुओं के माध्यम से, समाज के तमाम सामाजिक संगठनों के माध्यम से और राजनीतिक किसी भी पार्टी में अगर अच्छे लोग हैं तो उनको भी अपील करना चाहते हैं कि इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोग मत पैदा करिए। आवाम के अंदर अगर ऐसे लोग पैदा हो जाएंगे तो इनको ढूंढना भी बड़ा मुश्किल है, इनको कंट्रोल करना भी बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे लोगों को पहचान करके उनको समझाने की जरूरत है। इसमें हमारे पत्रकार भाई एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, समाज के जो लेखक है बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, चिंतक है बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। आज एक बड़े अभियान की जरूरत है कि इन सब चीजों को रोका जाए। न्यायपालिका से क्या अपील करेंगे? मैं चाहूंगा कि आयोजक ये बोल